सच की कसम में स्वागत नहीं, आपका तहे दिल से स्वागत है। सच की कसम में आज एक ऐसे चेहरे को हम अपने शब्दों की जाल में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन कीजिए, उन्होंने कईयों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी, उन्हें इंसाफ भी दिलाया। दूसरों की खुशी देकर जिसे लंबा चैन आता हो, जो दूसरों के लिए हर रास्ता तय करने के लिए तैयार रहते हो, जो अपने परिवार को भले ही कम वक्त देते हो लेकिन समाज की बुराइयों से लड़ने वालों के साथ वो हमेशा खड़े रहते हैं। तो एक बार फिर से स्वागत राकेश तेजपाल जी का सच की कसम में। राकेश जी, वादा मैंने दर्शकों से किया था ब्रेक में जाने से पहले, आपके स्वभाव में खास बात है, कम बोलना, दूसरों की बात पूरी सुनना, कभी उत्तेजित ना होना। गुस्से से आपका और आपके परिवार का दूर दूर से शायद कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन आखिर राकेश तेजपाल को इतना गुस्सा क्यों आया कि वो भूल गए कि किसी की जान लेना अपराध है? तेजपाल जी, ये जवाब। तो ये तब की बात है जब मैं सरकारी नौकरी में था। एक प्रधान सचिव थे इस सरकार के। उन्होंने रात को 10 बजे मुझसे मुर्गा और शराब मांगी। तो क्योंकि ये शौक मैं नहीं करता हूं, इसलिए मैंने नहीं रखे थे। खैर गाड़ी दौड़ी, लेकिन वो नहीं मिल पाए। उसके बाद वो जो सचिव साहब थे वो नशे में थे, उन्होंने मुझे मां की गाली दी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं उनको टांग पे टांग रख के चीर रहा था। तो बीच में फिर कोई बहुत सीनियर ऑफिसर वहाँ के जो हैं लोकल जिले के, वो आ गए। उन्होंने मुझे छुड़ाया और कहने लगे कि ये मर जाएगा, ऐसा मत करो। मैंने कहा भाई मारना ही तो है। बाकी मुझे याद नहीं आता कि मुझे कभी इतना गुस्सा आया हो, क्योंकि अपने काम में मैं गुस्सा कर नहीं सकता हूँ। मेरे पास जो आते हैं वो टूटे होते हैं, पहले ही बिखरे होते हैं। बिखरे इंसान से अगर मैं गुस्सा करूंगा तो वो भाग जाएगा। तो अगर आप गुस्सा करेंगे तो उनका मतलब समाज के बाकी हिस्सों पर से भी विश्वास उठ जाएगा। तेजपाल जी, हाँ, एक और सवाल, जिसे आप यार कहते थे, जिसे आप अपना जिगरी दोस्त कहते थे, एक वो वक्त आपकी जिंदगी में आया जब वो दुनिया से रुखसत हुआ, दुनिया को उन्होंने अलविदा कहा। तब राकेश तेजपाल खुद के अंदर से इतना टूटा कि शायद उन्हें लगा कि दुनिया इससे आगे कुछ नहीं। लेकिन जिम्मेवारियां आप पर तब बड़ी नहीं थी, बल्कि जरूरत से ज्यादा बढ़ चुकी थी। तेजपाल जी, वो वक्त जानना चाहूंगा जब तेजपाल पूरी तरीके से टूट चुका था। देखिए, मेरे सबसे अच्छे दोस्त मेरे पिता रहे। उनका नाम पंडित किशन चंद था। वो सहायक निदेशक थे यहाँ शिक्षा विभाग में, और मैं 22 साल का था जब उनका देहांत हो गया था। यानी मैं ये कहूंगा संजीव जी कि उनके पास मैंने ना कभी झूठ बोला है, ना मैंने कभी उनसे कोई बात छुपाई है। गलत से गलत भी करके आया हूं तो मैं उनसे डिस्कस कर लिया करता था कि ऐसा मुझसे हो गया है। और उन्होंने कभी मुझे क्रोध नहीं किया, उन्होंने सिर्फ मुझे रास्ता दिखाया कि बेटे इसमें ऐसे नहीं, ऐसे चला जाता है। और उस रास्ते पे चल के आज मैं यहां पहुंच गया हूं जहां मैं सोचा भी नहीं था कि इतनी ऊपर मैं आ पाऊंगा। ये टूटा हूं, उस दौर में बहुत टूटा हूं, उनकी गैर हाजिरी में बहुत टूटा हूं, लेकिन मुझे संभाला है मेरी पत्नी ने। उसने बहुत संभाला है। उसके थोड़े 1-2 साल बाद मेरी शादी हो गई।
ये एक ऐसी अच्छी लड़की आई कि इसमें वही संस्कार हैं जो होने चाहिए। इस पे डिपेंडेंस मेरी बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। धीरे धीरे भूलने लगा हूं कि मेरे फादर भी थे। अगले सवाल को फिर आपके सामने में रखने जा रहा हूं। तेजपाल जी, लोग अक्सर तमाशा देखने में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोगों को मैंने भी अपनी आंखों से देखा है, जो दूसरों को अगर चुभन होती है, दूसरों को अगर तकलीफ होती है, तो उन्हें बहुत ज्यादा राहत मिलती है। लेकिन आखिर ये तेजपाल किस चीज का बना हुआ है, जो जब दूसरों को इंसाफ मिलता है, जब दूसरों को सुकून मिलता है, जब दूसरे अपने हक की लड़ाई जीत जाते हैं, तब तेजपाल जी सुकून की नींद ले पाते हैं। जवाब आपको ही देना होगा तेजपाल जी। संजीव जी, इसमें ऐसा है कि अपना अपना नजरिया है। मैं यदि ये कहूं कि मैं हार्ड मास का नहीं बना तो शायद वो गलत होगा। हार्ड मास का ही बना हूं, लेकिन संस्कार ऐसे मिले हैं और फिर जीवन में कुछ हालात ऐसे मिले हैं कि मैं बाकियों की तरह नहीं हो पाता। ये ठीक है, मैंने बहुत सारे पैसे नहीं कमाए हैं, कमाने भी नहीं है, मुझे आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो शायद किसी के पास भी नहीं होगा। जो मुझे, जिस सुकून की आप बात कर रहे हैं, उस सुकून में जो सुख है वो जलन में थोड़े है, तमाशा देखने में थोड़े है, वो नहीं होता। वो तो खुद महसूस करके आपको पता लगेगा। देखिए, मेरे गुरु जिन्होंने मुझे मानवाधिकार का काम सिखाया, उनका कहना यह था कि सबसे पहले जब कोई आपके पास आता है तो ये समझ के आप उससे मिलिए कि ये हर जगह से हार के सताया हुआ आपके पास आया है, यानी अगर यहां नहीं तो कहीं नहीं। तो जब वो हार के ही आया है तो उस पे आप हंसेंगे तो फिर मैं इंसान थोड़े रहा, फिर तो मैं वैश्य हो गया, कोई जानवर हो गया। यही कहना चाहूंगा। जमीन एक किसान की मां होती है, लेकिन जमीन का टुकड़ा ही जब छोटा सा हो और वो किसान अपंग हो तो आंकलन करना जरा मुश्किल है। एक इंसान लूट गया, उसको समाज के ठेकेदारों ने नोच के खा लिया, लेकिन तब उस किसान के सामने, उस इंसान के सामने सिर्फ महज एक रास्ता बचा था, वो थे राकेश तेजपाल। तारीफ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ दलील पेश कर रहा हूं। तेजपाल जी, एक इंसान को आपने इंसाफ दिलाया, लेकिन आपने तो इंसाफ दिलाया ही दिलाया। आज आपके परिवार के लोग, आपके लाडले, वो भी उनकी हर तरीके से मदद कर रहे हैं। अगर आप इस बात का भी जिक्र करें तो शायद मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, ऐसा हुआ था, पहले मैं आपको पूरा ये बता दूं कि जुंगा का एक हरिजन किसान जिसकी एक बाजू नहीं और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, किसी के पास अपना सस्ता अनाज दे के एक वक्त की रोटी खाता है। एक प्लम्बर महाशय थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उन्होंने उसे कहा कि आप, ऐसा है कि आप मुझे 4 बिस्वे जमीन दे दीजिए। उसके पास करीब 15 बीघे जमीन थी कि आप 4 बिस्वे जमीन दे दीजिए और मैं बदले में ऐसा कर दूंगा कि आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। तो ये 4 बिस्वे जमीन में बैंक के पास रख के अपने लिए 4 लाख का लोन ले लूंगा। अच्छा, वो अनपढ़ था वो किसान और वो मान गया। जब हस्ताक्षर वगैरह हो गए और वो शख्स जो है उसको इंतकाल के लिए बुलाया गया, तो तब उसे पता लगा कि उसकी तो सारी जमीन रख ली गई है।
फिर उसको वो बैंक गया होगा, बैंक जाके उसने कहा होगा कि आप मेरी जमीन वापस कीजिए, तो बैंक वालों ने उससे बदतमीजी कर दी। नायब तहसीलदार के पास गया होगा, उसने उसको कोर्ट से निकाल दिया। फिर वो भटका हुआ मेरे पास पहुंचा, तो यहाँ एक जज साहब होते थे, सेशन जज होते थे, उनके पास हमने उसकी पिटिशन भेजी। तो जज साहब इतने ज़्यादा अच्छे थे कि उन्होंने ना सिर्फ पिटिशन को एंटरटेन किया, बल्कि वकील भी उसको सरकारी दिया और वो पिटिशन चलती रही। अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसकी ज़मीन उसको वापस मिल गई। 5 साल तक ये लोग खज्जल होते रहे। 5 साल के बाद ये माफिया मांग के उससे पांव में सिर रख के, नाक रगड़ के छूट गए हैं। उसकी जमीन उसको वापस मिल गई है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इसको, जो शख्स है, जो किसान है, इसको जानवर पालना अच्छा लगता है, क्योंकि ना तो इसका कोई बेटा है, ना बेटी है, ना इसके कोई भाई बहन है। तो ये बीच में आ जाता था कभी। तो फिर बड़ा बेटा जो चीफ इंजीनियर लेवल पे है गुड़गांव में, वो कभी इसको 5,000 दे देता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, कभी इसको 10,000 दे देता है। तो ये क्या करता है, उससे कोई भेड़ ले आएगा, कोई बकरी ले आएगा, कोई और ले आएगा। अब इसके पास अच्छा खासा झुंड हो गया है जो ये चराता है और उनका ध्यान रखता है। इसको करने के लिए भी कुछ मिल गया है। ये सही, ये बात तो हुई है किसान की। अब अगली बात की तरफ, अगले सवाल की तरफ भी रुख करना होगा। अक्सर मजबूर लोग, अक्सर इस समाज के, इस सिस्टम के सताए हुए लोग तेजपाल साहब के पास, जिस संस्थान के साथ वो जुड़े हैं दूसरों को अधिकार दिलाने के लिए, वो उनके पास इंसाफ की गुहार लगाते हैं। लेकिन समय छोटे से ब्रेक का है, वादा कर रहा हूं आपसे, ब्रेक के बाद जब वापस लौटूंगा तो तेजपाल साहब से ये जरूर जानेंगे आखिर इंसाफ मांगने आने वाले के पर उन्होंने क्यों लगाई अपनी फटकार। अहम मुद्दा है, ब्रेक के बाद।